नमस्कार, मेरा मिस्टर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपको इस चैनल और आज की इस वीडियो पर। आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। आप इस चैप्टर में सबसे पहले देखोगे नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आप बात करोगे कोल एंड पेट्रोलियम को डिटेल में। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, इनका यूजेस क्या है। इन दोनों को देखने के बाद आप नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ जाओगे और फिर आपकी 40 मिनट की वीडियो आपको इस पूरे दोनों टॉपिक को डिटेल में आपको बता देगी। स्टार्ट करते हैं। पहले पे जाने नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। देखो, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली ऑकरिंग करता है उसी को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। अब नेचुरल रिसोर्स होता है, उसको क्लासिफिकेशन देखना है हमें। देखो, नेचुरल रिसोर्स 3 बेसिस पर क्लासिफाइड है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। हम यहाँ लिखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। पहला है ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 होते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। तो नाम से पता चल रहा है बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और नॉन बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बायोटिक है जो कि लिविंग है तो उनको बायोटिक, और नॉन लिविंग है तो नॉन बायोटिक। ठीक है, आगे ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। इसमें 2 टाइप होते हैं, रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। देखो, रिन्यूएबल का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो टाइम टू टाइम रिप्लेनिश हो जाए। यानी कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वो जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। अगर हम उनको यूज कर रहे हैं, जिस टाइप से मान लो कोई भी पानी है, ठीक है, अभी आपके घर में पानी है, आप जब पानी खत्म हो तो आप फिर समझ चलाते हैं और फिर से वो पानी आ जाता है, तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स में अगर आप एयर ले लो, वाटर ले लो और सनलाइट ले लो, तो ये क्या है, ये वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं, तो वो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में ऐसी चीजें जो जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाती हैं वो नॉन रिन्यूएबल में आती हैं। सबसे पहले इसमें कोल एंड पेट्रोलियम डाल दो तो जल्दी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं। जल्दी जल्दी ना रिप्लेनिश होने का मतलब है कि ये फिर से वापस खुद को नहीं बना पाते हैं। इनको फिर से वापस रिप्लेनिश या रिप्रोड्यूस होने में 1000 साल लगते हैं या फिर ज़्यादा समय लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ये भी 2 होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। वो किसी चीज का एग्जॉस्टिबल होना मतलब वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट की जा सके, इनएग्जॉस्टिबल मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ना एग्जॉस्ट की जा सके। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट की जा रही हैं वो चीजें हैं कोल एंड पेट्रोलियम, और जो चीजें इनएग्जॉस्टिबल है मतलब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो क्या है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। नेचुरल रिसोर्स आपने देखा कि ये 3 बेसिस पर क्लासिफाइड है, ओरिजिन, अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी। अब हमें पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। अच्छा, एक और बात, बायोटिक यानी कि लिविंग, ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बायोटिक है। तो बायोटिक में एक सिंपल सी बात है, प्लांट एंड एनिमल्स। और नॉन लिविंग में आप यहाँ जितनी चीजें, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोल पेट्रोलियम कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है, किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है, तो आप क्या बोलोगे, ये नॉन बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग होता है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, तो कोल एंड पेट्रोलियम। तीसरा होता है क्वांटिटी के हिसाब से एग्जॉस्टिबल, इसको अगर हम जल्दी यूज करें तो खत्म हो सकता है, इसलिए ये एग्जॉस्टिबल है। तो कोल एंड पेट्रोलियम नॉन बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है। बात क्लियर हुई? ये आपकी टोटल बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब आपको बात करना है
कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। हमें बात करना है कोल के बारे में। देखो, कोल को देखने से पहले अभी हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्यूल्स क्या होता है। देखो, फॉसिल मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऐसे फ्यूल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बने, उनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीन क्या है? ये तीन एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जो कि फॉसिल फ्यूल्स है। ये तीन क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, मेनली ये क्या होते हैं? एनिमल के डेड रिमेन से बनते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल के बारे में कि कोल क्या होता है। देखो, कोल क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने आपको कोल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि किस टाइप का रिसोर्स है। आगे देखा जाए, ये कुछ थिक, ब्लैक और टफ सब्सटेंस है। आगे देखा जाए तो ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इन दो पॉइंट्स को याद रखना। ये कोल क्या है? किस टाइप का सब्सटेंस है? मोटा, या फिर आप बोल सकते हो टफ। कुछ पोरस मतलब होता है, ये मैंने पोरस साइंस के वाले आपको बताया था जब आप बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, जहाँ पर पोरस मतलब होता है कुछ गोला सा, कुछ छेद सा टाइप का, और थोड़ा सा टफ, सॉफ्ट, इसको कहते हैं पोरस। तो यहाँ पर ठीक पोरस डालो तो पोरस, ब्लैक, ये टफ सब्सटेंस है। ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस को जलाया जा सके, अगर आ जाए तो जल्दी ही जल जाता है, इसको हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस बोला जाता है। आगे बात करते हैं, ये जो कोल होता है ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन कंटेंट का। ठीक है, ये क्या हम बोल सकते हैं? ये यहाँ पे किससे बना होता है? कार्बन कंटेंट से बना होता है। तो उसी प्रकार से इसके कार्बन कंटेंट के बेसिस पर ये इसके 3 टाइप्स किए गए हैं। पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, और तीसरा होता है लिग्नाइट। देखो, एंथ्रेसाइट मतलब एंथ्रेसाइट वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और लिग्नाइट वो होता है जिसके पास सबसे कम कार्बन लो कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट का। इन दोनों के बीच में आने वाला पार्ट बिटुमिनस, ना इसके पास ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है और ना इसके पास कम कार्बन कंटेंट होता है। बात समझ में? तो एंथ्रेसाइट है तो अच्छा ये होता है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो क्या होगा? जिसके पास जितना ही ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई कोल के बारे में। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट? अच्छा, यूजेस से पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपके बारे में बात होगी कि कोल क्या होता है। ठीक है, कोल के टाइप्स। अच्छा, कोल बनता कैसा? अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, और क्योंकि ये सॉलिड होता है तो ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, देखो, फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखने वाली, मुझे सबको समझना है। फॉसिल फ्यूल, इसके नाम से पता चल रहा है कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल से बन रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या होता है? कोई भी नदी होती है, या फिर नदी छोड़ जब रेनी सीजन होता है तो क्या होता है? प्लांट एनिमल्स क्या होते हैं? स्वैम्स मतलब पता है? कीचड़ या दलदल। कीचड़ दलदल में जब कोई प्लांट डेड हो जाते हैं तो क्या होता है? जो प्लांट्स है, अच्छा आपको पता है, हाँ, तो मान लो प्लांट्स डेड हो जाते हैं कहाँ पर? स्वैम्स के अंदर। अब जो प्लांट्स होते हैं वो स्वैम्स के अंदर दब जाते हैं। स्वैम्स यानी कि कीचड़। अब कीचड़ के अंदर एक तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का भी सही सप्लाई नहीं मिल पाता, तो क्या जो सब्सटेंस होता है वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाता। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता तो विदाउट ऑक्सीजन डिकम्पोज नहीं होगा। अब क्या होगा? वो धरती का साइकिल चलता तो रहेगा। वैसे मैंने बताया कि 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। अब क्या होता है? ये पीट का फॉर्म लेते हैं। कब? जब थोड़ा सा कंप्रेस होते हैं,
या फिर जब थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे आप अभी आपको क्या है, ये मान लो यहाँ पे आपका रिवर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ टाइप का है, यहाँ पे कुछ क्या हो गए, प्लांट्स मर गए, धरती का साइकिल चला, यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे पूरा लैंड हो गया। अब ये प्लांट्स जो है, ये जो यहाँ पे प्लांट्स मरे थे, अब क्या है वो यहाँ पर है। अब क्या हो, अब क्योंकि अब धरती का जो लैंड, यहाँ पे सोइल वगैरह, सोइल इरोजन तो आपको पता है वो होता रहता है लगातार, तो उसकी वजह से जो धरती का जो वो है सरफेस है वो थोड़ा ऊपर चला गया। अभी क्या टाइम टू टाइम अभी नीचे जाएगा, नीचे ये जो पार्ट है, ये चीज है वो नीचे जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो और ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा। धरती के जैसे से नीचे जाओ आपको चीजें और कंप्रेस्ड और प्रेशराइज होती जाएगी। अभी क्या यहाँ पे नीचे गया तो ये क्या होगा, और कंप्रेस्ड होगा, प्रेशराइज होगा। अब क्या होगा, एक सब्सटेंस का फॉर्म लगा जिसे कहते हैं पीट, कुछ बिल्कुल टफ जैसा पार्ट, ठीक है। तो अभी किसका पार्ट हो गया, पीट का पार्ट हो गया। अब ये धरती की और नीचे जाएगा, नीचे से नीचे जाएगा, जहाँ पे इसको कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। अच्छा, कंप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा देना, प्रेशराइज मतलब क्या होता है, खूब ठूसना, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले नीचे जाएगा तो कम टाइम, मतलब 1000 तक, मान लो साल तक, 1000 मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये नीचे हुआ, तब ये पहले लिग्नाइट का फॉर्म लेगा। इसके बाद थोड़ा सा और कंप्रेस्ड होगा, तब बिटुमिनस, फिर थोड़ा सा और कंप्रेस्ड होगा तो एंथ्रेसाइट का फॉर्म लेगा। जब बिल्कुल लास्ट स्टेज इसकी आएगी, जब ये कंप्रेस्ड रहेगा, तब वो एंथ्रेसाइट का फॉर्म लेगा। बात समझ में? और अगर उसे कोल को पहले निकाल लिया गया तो किस फॉर्म में निकलेगा, लिग्नाइट या बिटुमिनस के फॉर्म में। आगे बात समझ में आई? कोल के बारे में फॉर्मेशन में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं इसके यूज के ऊपर। देखो, जो कोल है इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये क्या होता है, ये एक मेथड होता है जहां पर कोल को जलाया जाता है। कोल को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, कोल को कंबस्ट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप पूछोगे कि बिना ऑक्सीजन के आग कैसे जल सकती है, तो कुछ केमिकल्स के द्वारा, अभी आप आगे 9th में पढ़ोगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक मेथड होता है यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल को जलाया जाता है, और जब कोल को जलाया जाता है तो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसमें से 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो मेन होते हैं। सबसे पहला होता है कोक, दूसरा होता है कोल तार, और तीसरा होता है कोल गैस, ठीक है। पहले बात करते हैं कोक के बारे में। देखो, कोक क्या होता है, कोक जो होता है वो कोल का प्योर फॉर्म होता है। कोक, अभी हम मैं सोच रही हूँ कोक को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम कोल तार, कोल के बाद कोल गैस बात करते हैं। देखो, कोल तार क्या होता है, कोल तार एक लिक्विड होता है जो कि काले कलर का होता है। इसकी बहुत अपलीजेंट सी स्मेल होती है, पूरे कोल की अपलीजेंट सी स्मेल होती है, ठीक है। तो इसको जलाया जाता है तो वो लिक्विड होता है कोल तार, इसकी अपलीजेंट सी स्मेल होती है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज आप सड़क देखते हो तो सड़क को बनाने के लिए जो काला काला जो एक सब्सटेंस, जो काला काला लिक्विड होता है, उसी वो किससे होता है, वो कोल तार ही होता है। उसी को बनाने, रोड को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कोल तार। तो कोल तार का फर्स्ट एंड सबसे मेन काम क्या है, डामर मतलब होता है कोल तार, ठीक है। मतलब कोल तार यूज किया जाता है रोड्स को बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसको डिफरेंट थिंग, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, डाइज हो गए, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोल तार का प्रयोग किया जाता है। आगे है कोल गैस। जब कोल तार निकलता है, जब कभी लिक्विड गर्म होता है तो उसके ऊपर एक गैस निकलती है, वेपराइज, जिसे कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन किसमें, कोल गैस निकलता है। कोल गैस से डिफरेंट नेचुरल गैस बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका काम होता है इंडस्ट्री में, इसका काम होता है, इससे इंडस्ट्री में काम किया जाता है। आगे देखो, लास्ट पढ़ते हैं कोक के बारे में। तो कोक क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कौन, कोक। और कोक का भी इस्तेमाल क्या होता है, स्टील या आयरन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका कोल का टॉपिक खत्म होता है। देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोल थिक ब्लैक पोरस टफ सब्सटेंस होता है, हाईली कंबस्टिबल होता है,
साथ साथ कार्बन कंटेंट के हिसाब से इसके 3 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट पास हाईएस्ट होता है और लिग्नाइट पास लोएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, बीच में पकने वाला बिटुमिनस। फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेम्स में मर जाते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, स्टेम्स में धीरे धीरे धरती के नीचे जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है, धीरे धीरे नीचे जाता है, कंप्रेस होता है, प्रेशर्ड होता है, पायलट लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर लास्ट में अगर नहीं निकाला गया तो वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा महंगा कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। आगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कोल को जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और 3 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कोक, कोल tar और कोल गैस। ठीक है, ये आपका टोटल था कोल के बारे में। अब हमें पढ़ना है सेकंड टॉपिक जो कि है पेट्रोलियम। जैसे ये क्या है, एक और बात, कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, उसी टाइप से पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। वो मैंने आपको जब नेचुरल रिसोर्स में आपको बता रही थी तभी मैंने आपको बताया था। कोल क्या है, एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी ठीक वैसे ही होता है। पेट्रोलियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज बेटा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है जो कि जिस प्रकार से कोल का फॉर्मेशन होता है उस टाइप से पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, तो पेट्रोलियम को एज अ ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों, पहली बात तो ये ब्लैक होता है और गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड की तरह ये बहुत महंगा होता है। कौन, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम आगे आपको बात समझ में है कि पेट्रोलियम क्या होता है। आगे देखो पेट्रोल, अब इसका फॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में देखो। पेट्रोलियम को 2 पार्ट कर दो, एक होता है पेट्रोलियम, दूसरा होता है लियम। पेट्रो और लियम। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और लियम का मतलब होता है ऑयल। तो नाम क्या हमें मिल रहा है, रॉक ऑयल, यानी कि ये जो ऑयल है वो रॉक्स के बीच में पाया जाता है। नई बात समझ में आई। देखो जो प्रोसेस आपका अभी तक लैंड पे हो रहा था, स्वैम्प्स में प्लांट्स रेड हो रहे थे, वही प्रोसेस क्या होता है, ओशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे ओशन में प्रोसेस होता है या फिर रॉक्स के बीच में प्रोसेस होता है। ठीक है, रॉक्स के बीच में प्रोसेस होता है, तो रॉक में छेद किया जाता है कई बार, जहाँ पे रॉकी, जहाँ पे सरफेस होता है वहाँ पे कभी कभी छेद किया जाता है रॉक्स के बीच में, तो वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम लिक्विड होता है। ठीक है, तो लिक्विड होता है, अगर लिक्विड ओशन में मिल गया तब तो इसको कोई काम इसको तो नहीं किया जा सकता ना, उसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए ओशन में नहीं हो सकता और लैंड में से नहीं लेते, नीचे चला जाएगा। हमें पता है ना लैंड में क्या होता है, एक पर्कुलेशन रेट होती है, इस लैंड की पर्कुलेशन रेट होती है, पानी अगर उसके डालो तो तेज नीचे जाता है। तो पेट्रोलियम इसलिए रॉक्स के बीच में पाया जाता है। और रॉक ऑयल जहाँ पर पाया जाता है वहां पर उस रॉक ऑयल को पाने के लिए क्या किया जाता है, एक वेल खोदा जाता है। मान लो कहीं भी रॉक में कहीं भी पेट्रोल मिल गया तो पूरा वेल खोद डालते हैं, उस वेल को क्या कहा जाता है, उस वेल को नाम दिया जाता है ऑयल वेल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर आप बात करो तो पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रूड ऑयल, काला ऑयल। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया था। आगे हम बात करने वाले थे यहाँ ऑयल वेल, रॉक ऑयल, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब केवल पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर बड़ी बड़ी मशीन्स आती है जो कि जगह को होती है और फिर वहां से ये ऑयल निकलता है। हम बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। क्या होता है कि बेटा पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल तो निकलता नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे कचरे निकलते हैं क्योंकि लिक्विड है। ठीक है, अब लिक्विड तो क्या किया जाता है, एक मेथड होता है जिसको कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की मदद से, रिफाइनिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है। एक मेथड होता है, पहले हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा और यहाँ पे एक मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन दोनों में है, बस नाम का चेंज हुआ, डिस्ट्रक्टिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे थे, रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि पेट्रोल किसी भी चीज का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट अलग कर देना। जैसे इसमें कोई भी कंपाउंड होगा तो उसको कंपाउंड को अलग करना। ठीक है, अब कंपाउंड को अलग करने के लिए एक मेथड होता है,
दोनों एक नहीं है। रिफाइनिंग एक क्या प्रोसेस है पूरा। इसको रिफाइनिंग का काम करने के लिए उसका एक मेथड यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे कि रिफाइनिंग का काम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? रिफाइनिंग में अगर आपको कोई भी डाउट हो राइट इन कमेंट सेक्शन। देखो, रिफाइनिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रिफाइनिंग का पार्ट है। ठीक है, आगे देखो, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कोल को गरमाया जाता है डिस्टिलेशन की वजह से, वैसे ही पेट्रोल को भी कुछ जलाया जाता है, कभी कुछ धूप में कुछ भी ऐसे उसका वो भी इसका भी इलाज किया जाता है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोल से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल। अच्छा, आपको पता है पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल जितने भी आते हैं वो भी सब पेट्रोल से बने, पेट्रोलियम से बने होते हैं। अगर आपको क्रूड ऑयल तो आपको पता ही है, आगे क्रूड ऑयल को ही पेट्रोलियम कहते हैं। आगे देखोगे तो फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और बनाने वाला बिटुमिन, ये कुछ चीजें क्या होता है पेट्रोलियम से ही बनी होती है। अब आपसे मुझे कुछ चीजें पूछनी है, आपको बताना है क्या पेट्रोल और डीजल एक ही है? और एक ही है तो इनको दो क्यों बनाया गया? देखो, पेट्रोल और डीजल एक चीज नहीं, पेट्रोल और डीजल दोनों का काम होता है व्हीकल्स को चलाना, दोनों ही चीज़ों का प्रोसेस एक ही होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट मोटर्स में यूज होता है, और ये जो डीजल होता है जहाँ पे हैवी मोटर्स होते हैं वहाँ पे यूज होता है, कहाँ? डीजल। ठीक है। अच्छा, मिट्टी के तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केरोसिन कहते हैं। मिट्टी के तेल को इंग्लिश में केरोसिन कहते हैं। हाँ, तक बात क्लियर हुई? ये हमारी कुछ बात थी पेट्रोलियम के बारे में। अब क्या होता है, पेट्रोल जो पेट्रोलियम होता है इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे गरमाया जाता है, जिससे कि इसकी डिफरेंट चीजें बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कम गरमाया गया तो पेट्रोल, उससे ज्यादा केरोसिन, उससे ज्यादा, देखो मैं कहने का मतलब है टेम्परेचर में गरमाया जाता है। जैसे अगर इसको 25 डिग्री से कम में अगर इसको हीट किया जाए तो वो क्या बनाता है? पेट्रोल बनाता है। या फिर सबसे पहले क्या बनाता है? एलपीजी बनाता है। ठीक है, ऐसे इसकी डिफरेंट चीजें आती हैं जिससे बनाया जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एलपीजी वगैरह, ये सब याद करने वाली चीजें याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब एक और बात समझो कि जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसके साथ साथ ही जहाँ पर जिस रॉक में होता है, तो उसको पूरा रॉक लिक्विड से नहीं बना जाता, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैस मिलता है, और वो गैस कैसा होता है? नेचुरल गैस कहा जाता है। ये अब पेट्रोलियम के साथ साथ कौन मिलता है यहाँ पर? नेचुरल गैस। इसका भी फॉर्मेशन, ऐसे दोनों फॉर्मेशन एक बार में होता है, एक बार में ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नाम से पता चल रहा है भाई नेचुरली आप करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं, कोल क्या था? सॉलिड फॉर्म था फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म है, और नेचुरल गैस कैसा फॉर्म है? नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे, देखो जो नेचुरल गैस है, ये जो नेचुरल गैस है ये घर घर में यूज होती है, कहीं कहीं नहीं यूज होती। नेचुरल गैस क्या होता है, इसको आसानी से पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसको आपके सिलेंडर्स में कंप्रेस करके भरा जाता है, इसलिए इसको सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी के नाम से आप जानते होंगे, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, ऐसे नेचुरल गैस को जिसको पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऐसी नेचुरल गैस जिसको कि कंप्रेस किया जाए सिलेंडर में भरने के लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि इसमें कुछ नया नहीं। ये तो आपको हमने पढ़ लिया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल का तीनों मैटर हमने पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अच्छा जब हम इनको जलाते हैं तो इन्वायरमेंट में भी कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता होगा, अब उन्हीं इन्फ्लुएंस को पढ़ना है। क्या होता है जब इनको जलाया जाता है, जब कोई भी फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है हमारे इन्वायरमेंट में। जब कोई भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो एक बहुत ही डेंजरस गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम याद कर लेना,
कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है जिससे कि लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाते हैं या फिर कई बार कैंसर, ये लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, ठीक है, जिससे कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रीजन कौन है? हम है। ठीक है, आगे साथ साथ देखो तो कई बार इनकी वजह से जो हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये दोनों वाटर वेपर, अब बेसिक ये दोनों जब गैस की फॉर्म में जब एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं, तब ये दोनों जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, कहाँ? एटमॉस्फेयर में, तब ये दोनों किसको बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों बनते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों, अब नाम से पता चला दोनों एसिड है। अब ये दोनों क्या होता है, अब एसिड रेन तो आपको पता है रेन होती है, और कभी कभी एसिड रेन होती है। एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन में क्या होता है, एसिड गिरता है। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड होते हैं इनसे प्लांट और एनिमल्स को बहुत खतरा होता है। प्लांट्स क्या होते हैं, जल जाते हैं, कई बार प्लांट्स को डिसीज हो जाते हैं, फिर प्लांट्स मरने की कगार पे आ जाते हैं। और जो आपकी रिवर्स होती हैं वो भी कुल मिला के एसिड ही हो जाती हैं, तो भी यूज़ करने के लिए नहीं होती। उसके साथ साथ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जाता है। तो कुल मिला के इम्पैक्ट हर जगह बढ़ रहा है। मेन क्या है? रेन है। कौन से? एसिड रेन। नाम से पता चल रहा है एसिड वाली रेन हो रही है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस, सल्फर डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ मिलती हैं तब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को बनाती हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा इतना सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी, किस लिए? इन सबको कंजर्व करने के लिए। अच्छा, कंजर्व मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सस्टेनेबल यूज कर पाना, और उस चीज़ के प्रोडक्शन को ही कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स की कंजर्वेशन भी करना गवर्नमेंट का काम है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके लिए एक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि जिसका क्या नाम है? PCRA। क्या नाम है? PCRA। इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ये क्या है? एक ऐसी एजेंसी है जिसने इसने 5.5 क्या दिए हैं? वेज दिए हैं, जिन्होंने वेज सजेस्ट किया है ह्यूमंस को, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब जो PCRA है इन्होंने कौन से 5 पॉइंट्स दिए हैं, इनको हमें देखना है कौन से 5 वेज दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे हमें ये पता, जहाँ पे PCRA है, PCRA हमें सबसे पहला ये बताती है कि जहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट्स हो वहाँ पर व्हीकल्स को बंद कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि व्हीकल्स अच्छे से एयर प्रेशर जब बैलेंस हो, न ज़्यादा न कम। तीसरा, जो आपका व्हीकल है वो आपको ज़्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं और ज़्यादा ना ही एक्सेलरेट करने की जरूरत है। छोटी छोटी डिस्टेंस पे आप साइकिलिंग या फिर बाइसाइकिलिंग यूज करें। साथ ही साथ आप मेक श्योर कि आपका जो व्हीकल है वो सर्विस्ड हो और प्रॉपरली चेक्ड हो। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हो गए, जो कुछ 5 वेज हो गए जो कि आपको PCRA नाम की एक एजेंसी ने सजेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, कोल एंड पेट्रोलियम। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? कोल क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस मेथड से बनाए जाते हैं, और फिर हमने बात किया ह्यूमन इन्फ्लुएंस, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रन के बारे में हमने कुछ जाना, और PCRA नाम की एक एजेंसी के बारे में जाना। PCRA का फुल फॉर्म राइट इन कमेंट्स कीजिए, जो कि मैंने आपको भी बताया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू एंड बाय बाय।